हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो आरआरबी पीओ प्री के लिए हम लोग पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए इस चीज के लिए एक स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, टीचर्स ने भी बताया होगा, कुछ गाइड्स वगैरह ने भी बताया होगा, ठीक है ना। और आपको खुद से भी आता होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रिपरेशन कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखा है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आपका जो खुद से जो आप जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, जिससे आप लोगों का अटेम्प्ट ज़्यादा हो रहा है, जिससे अटेम्प्ट करने के बाद आप लोगों का स्कोर जो है विथ एक्यूरेसी, ठीक है, अच्छा हो रहा है, वो कौन सा स्ट्रेटेजी है, ठीक है, क्या तरीका बेस्ट है, क्या आप लोगों के लिए सुटेबल है, या आप लोगों को खुद अभी पता चल चुका होगा। अगर अभी तक आप लोगों को ये पता नहीं चल पाया है, अगर आप लोगों ने इस चीज को ही फिगर आउट नहीं कर पाए हैं आप लोग कि हाँ पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करें, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें, या क्यों आप लोगों का जो मॉक टेस्ट है उसमें स्कोर नहीं आ रहा है, कैसे आ सकता है। मान लेते हैं कि अभी हमारे पास जो बचा हुआ 7 डेज है, उसमें क्या करना चाहिए जिससे आप लोगों को थोड़ा सा फायदा हो जाए। 7 दिनों में, 10 दिनों में, 20 दिनों में ज्यादा फायदा तो नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा सा फायदा हो सकता है अगर आप लोग सही तरीके से चीजों को इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करेंगे, ट्राई करने का कोशिश करेंगे तो ठीक है। तो उसके ऊपर ही हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। जो भी आप लोगों को मैं बातें बताऊंगा वो प्रैक्टिकल है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि हर कोई एवरेज स्टूडेंट उसे इंप्लीमेंट कर सकता है, फॉलो कर सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि हाँ वो सिर्फ टॉपर लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। मेरा जो भी वीडियोज रहता है ना, वो एवरेज स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही रहता है, एवरेज कह सकते हैं या उसे वीक स्टूडेंट भी कह सकते हैं, उन लोगों के अकॉर्डिंग ही रहता है या उन लोगों के लिए ही रहता है। दूसरी बात प्रैक्टिकल रहता है, पूरा मतलब ग्राउंडेड रहता है, ठीक है। बिना मतलब का सिर पैर वाला जो होता है ना बात, वो मतलब मेरे वीडियोज में आप लोगों को ना के बराबर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने सेशन को। जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट करने से रिलेटेड या मॉक से रिलेटेड होगा, वो हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आरआरबी पीओ के लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं, ठीक है। आरआरबी पीओ प्री के लिए अगर बात किया जाए तो कुछ भी हो जाए, आप लोगों को सबसे पहले जो पेपर को अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस होना चाहिए, अब चाहे वो रीजनिंग में हो या चाहे वो मैथ्स में हो, ठीक है। किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए और क्या उसमें क्वेश्चंस वगैरह करने चाहिए, वो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट ओवरऑल जो पेपर है उसमें आप लोगों को एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए या गांठ बांध लेना चाहिए, ठीक है। क्या कि सबसे पहले इजी और जो डुएबल क्वेश्चंस है उसे करना है सबसे पहले, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो, इजी क्वेश्चंस को करना है, और जो भी डुएबल क्वेश्चंस या इजी वंस है, ठीक है, उसे करना है। क्यों? अगर मान लेते हैं कि आप लोग पूरा फ्लो में इजी क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आप लोगों का अटेम्प्ट बनेगा। जब आप लोगों के पास अच्छा खासा अटेम्प्ट हो जाता है ना, तो आप लोगों का जो मोरल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो हाई हो जाता है। उससे आप लोगों को हिम्मत मिलता है कि हाँ आप लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं, आप लोग और भी स्कोर वहां बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग किसी भी टफ क्वेश्चन में, मॉडरेट क्वेश्चन में, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में, ट्रिकी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, अटेम्प्ट लेने का मान लेते हैं कि पेपर स्टार्ट हुआ, आपने अटेम्प्ट लिया, वो नहीं बन पाया, आप उसमें फंस गए, स्टक हो गए, तो आप लोगों को शायद पता नहीं है या पता हो चुका होगा अभी तक कि आपका जो मोरल है वो पूरी तरह से डाउन हो जाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मतलब धराशायी हो जाता है, चकनाचूर हो जाता है। जो क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट करके अच्छा खासा स्कोर बना सकते थे या बना सकते हैं, वो भी आप फिर नहीं कर पाएंगे। कह सकते हैं कि पूरा का पूरा पेपर जो है वो बिखर जाता है, आप उसको समेट नहीं पाते हैं या समेटने के लायक नहीं रहते हैं, ठीक है। इस वजह से आपको क्या करना है ना कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन को चूज ही नहीं करना है जिसमें आप लोग हाथ तो लगा दें लेकिन वो पूरी तरह से आप लोग उसको बनाने में सफल साबित ना हो, मतलब पूरी तरह से आप उसे अटेम्प्ट देने के बाद सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है, या स्टक हो जाए। तो इस वजह से आप लोग कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए और कुछ भी हो जाए, अगर सच में आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना है, प्री को क्लियर करना है, कट ऑफ को क्लियर करना है, तो आप लोगों का अटेम्प्ट करने का जो तरीका है वो होना चाहिए सबसे पहले जितना भी इजी चीज है, इजी क्वेश्चन है, डुएबल क्वेश्चन है, उसको निपटा दें। तब जाके मूव करना है जो थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है, और उसके बाद फिर मूव करना है जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने अभी तक मॉक वगैरह दिया है, प्रैक्टिस किया है, अच्छे टीचर को फॉलो करके, अच्छे सोर्सेज से आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है और अच्छे टीचर को फॉलो करके आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है, जो भी उसका बेसिक्स होता है, फंडामेंटल्स होता है, जो भी सब्जेक्ट हो गया लाइक रीजनिंग और मैथ्स का, प्री में तो आरआरबी में ही आता है, उसका अगर आप लोगों ने सीखा है तो आप लोगों को अभी तक इतना अंडरस्टैंडिंग जो है आपका डेवलप हो चुका होगा
कि आप लोग इन बातों को समझ सकें, इन पॉइंट को समझ सकें कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अटेम्प्ट लेने लायक है, या फर्स्ट मतलब कि फर्स्ट ऑर्डर में, या कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में वो अटेम्प्ट लेने लायक है। फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है या कौन सा मॉडरेट है, किसमें आप लोगों का कैलकुलेशन ज्यादा है। लाइक अगर डीआई का बात किया जाए, नंबर सीरीज का बात किया जाए, या रॉन्ग नंबर सीरीज का बात किया जाए, तो किस रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको जो है वो पैटर्न थोड़ा सा अटपटा है, क्लिक नहीं कर पा रहा है, मतलब आपको देख के समझ नहीं आया कि हाँ ऐसा क्या पैटर्न होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो आप लोग ये समझ पाते हैं कि नहीं कि हाँ इसको अभी अटेम्प्ट लेना है कि नहीं, अभी छोड़ दें, हमसे बनेगा कि नहीं, है ना। मतलब ये सब अगर आपको पता चलता है तो फिर सही है, अगर नहीं पता चलता है तो फिर मैं सच बताऊंगा, टू बी ऑनेस्ट, आप लोगों को इस एग्जाम में थोड़ा सा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में फंसाने वाले क्वेश्चन आप लोगों को, होता है ना कि हाँ राह में बाधा डालने वाले क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। वो इस तरीके से पेपर को ही सेट किया जाता है कि आप लोगों को थोड़ा सा वहां पे ट्रिकी या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दिया जाए, जिसको बनाने के चक्कर में आप लोग फंस जाए, आपका आधा से ज्यादा जो समय है वो बर्बाद हो जाए, ठीक है। आप लोग पैनिक कर जाए, आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाए, ठीक है। और अंत में आप लोग कम अटेम्प्ट के साथ पेपर को मतलब टाटा बाय बाय कर दें, ऐसा होता है। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इस वजह से आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए पेपर में, सबसे पहले इजी एंड डुएबल क्वेश्चंस जो भी होंगे रीजनिंग या मैथ्स के, सबसे पहले वही करना है, फिर जाकर मूव करना है किसी भी मॉडरेट क्वेश्चन पे, ठीक है। इस सीक्वेंस को जो भी स्टूडेंट अभी भी फॉलो कर रहे होंगे, आई कैन बेट कि उन लोगों का इंप्रूवमेंट बहुत होगा, उन लोगों का अटेम्प्ट भी ज़्यादा होता होगा, और उन लोगों का जो स्कोर है जब अटेम्प्ट अच्छा होता होगा विद गुड एक्यूरेसी या विद 100% एक्यूरेसी, तो उन लोगों का जो स्कोर है वो भी अच्छा होता होगा, ठीक है। अब एक बात और, हो सकता है कि आप में से शायद किसी के दिमाग में ऐसा चल रहा होगा या किसी के मन में ऐसा सवाल आ जाए कि अरे मेरा तो सब कुछ अच्छा है, मतलब मेरा तो डीआई भी बन जाता है, अर्थमेटिक भी बन जाता है, पहली बार में स्टार्ट करते हैं पजल भी बन जाता है, हम तो खुद इतने उस्ताद हैं, इतने इतने माहिर हैं। तो अच्छी बात है, आप लोगों का अटेम्प्ट करने का जो भी सीक्वेंस है पेपर को, आप उस तरीके से ही फॉलो कीजिए, वही आप लोग मतलब कंटिन्यू रखें, कोई दिक्कत तो बात नहीं है। बट मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही, मेरा जो वीडियो है ना ये स्पेशली एवरेज या वीक कैंडिडेट्स के लिए है, जिनका अभी तक थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है पेपर को अटेम्प्ट करने में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ पहले किस सेक्शन को किया जाए, या किस सेक्शन को कितना टाइम दिया जाए, या मॉक में स्कोर कैसे बढ़ेगा। मॉक में स्कोर जब वो लोग अच्छा देखते हैं ना तो उनको लगता है कि अच्छा मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जबकि ऐसा बात नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स को जानता हूँ जिनका मॉक में बहुत अच्छा परसेंटाइल रहता है, बहुत अच्छा स्कोर रहता है, लेकिन फिर वो लोग बेचारे जब रियल एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना, या जब रियल एग्जाम को दे के आते हैं, तो उनका चेहरा उतरा हुआ होता है, वो लोग एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं, वजह चाहे जो भी हो, बट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मॉक में खराब स्कोर देख के दुखी होना या अच्छा स्कोर देख के खुश होना, ये इस बात का सबूत नहीं है कि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो ही जाएगा। जो रियल एग्जाम होता है, जिस दिन आपका एग्जाम होता है, उस दिन जो क्वेश्चन आपके सामने आया, उस समय आपका माइंडसेट क्या था, क्वेश्चन को आपने कैसे डील किया, कैसे टैकल किया, क्या उस समय आपने सावधानी बरता, इस चीज पे डिपेंड करता है कि हाँ आपका एग्जाम कैसा जाएगा या कैसा गया, ठीक है। मॉक में आप मतलब 100 में 100 लाके, 80 में 80 लाके फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। हो सकता है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा मेरा बात जो है ये हार्श लगे, बट ये सच्चाई है, ऐसा होता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए चीजों को डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों का होना चाहिए ताकि आप लोगों का अटेम्प्ट जो है वो ज्यादा हो, ठीक है। अब कितना ज्यादा हो वो मेरा मसला नहीं है, वो मतलब आपके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और जो भी आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं या जो भी रियल एग्जाम होगा, उसमें पेपर का लेवल क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन का डेप्थ क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लेते हैं कि अगर आपका 80 में से ऐसा पेपर ही आ जाए कि बहुत ज्यादा टफ हो, तो 80 में 40 भी आपका कट ऑफ जा सकता है जनरल का, ठीक है ना, और 45 भी जा सकता है, 50 भी जा सकता है, ठीक है। या अगर थोड़ा सा डुएबल आ जाए तो 60 भी पहुंच सकता है, 65 भी पहुंच सकता है ना। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात किया जाए कि आप लोगों का जो पेपर को अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए, और आप लोगों को किस सेक्शन में कितना टाइम देना चाहिए, इसके ऊपर एक छोटा सा पहले आप लोग बात जान लीजिए। जब भी आप लोग रियल एग्जाम को फेस करने जाते हैं तो जो भी सेंटर रहता है, और सेंटर पे जो आप लोगों को सिस्टम जो है वो इशू किया जाता है ना, कि आपका
जो सिस्टम नंबर है वो इतना है, आपको उस पर जाके बैठना है, ठीक है, उस पर ही आपका आपका एग्जाम जो है वो चलेगा। क्या आप लोगों ने, अगर स्पेशली ये वीडियो एक्चुअली स्पेशली ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पहले कुछ एग्जाम को अटेम्प्ट कर रखा है, मतलब सेंटर पे जाके उन लोगों ने एग्जाम दे रखा है, रियल एग्जाम, ठीक है, मॉक का बात नहीं कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि आपको जो सिस्टम मिलता है वो पहले से थोड़ा सा लैगिश रहता है, उसमें कुछ आप लोगों को हल्का सा टाइम लग जाता है, आप उसको बफरिंग टाइम कर सकते हैं, या उसको क्या बोल सकते हैं, प्रोसेसिंग टाइम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें है ना आप लोगों का जो समय है 2 से 3 मिनट 4 मिनट, वो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो सिस्टम में ले लेता है। अगर 45 मिनट्स का आपका जो पेपर है, अगर आरआरबी पीओ प्री का बात किया जाए या आरआरबी क्लर्क प्री का 45 मिनट्स का पेपर है, तो उसमें आपका 2 से 3 मिनट या 4 मिनट जो है वो आपका जो सिस्टम है वही खींच लेता है, और ये खींच लेता है। और वो होता क्या है ना कि वो आप लोगों का थोड़ा सा अपने आप को काम करने में, सुटेबल करने में, कंपोज करने में भी आपका जो है वो थोड़ा सा टाइम जो है वो चला जाता है, ठीक है। सिस्टम तो स्लो होने की वजह से, ये चाहे उसका जो भी रीजन हो, उसके वजह से हल्का सा वो स्टक होता है, लैग करता है, स्लो होता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों का जो खुद का एक माइंडसेट है, या जो भी आप लोगों का जो मनोस्थिति होता है उस समय एग्जाम के टाइम पे, प्रेशर के वजह से, पैनिक होने की वजह से, कोई क्वेश्चन अगर आपने टफ देख लिया उसके वजह से, ठीक है, तो होता क्या है ना कि आप लोगों का जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और कंप्यूटर जो हो गया या जो भी सिस्टम हो गया, वहां पे तो टाइम रन होता रहता है, टाइम तो मतलब वो तो काउंट हो रहा है ना, ठीक है, और वो भी मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, टाइम जो है वो आपका मतलब रिवर्स ऑर्डर में चलता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो 2 से 3 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा जाना ही जाना है, और ये होता है हर एक पेपर में होता है, ठीक है, हर एक पेपर में। तो 2 से 3 मिनट 4 मिनट आपका कब कहाँ चला जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, ऐसा होता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को महसूस भी किया होगा कि आपने तो सोचा था कि हाँ, अगर आपने पहले एग्जाम दिया है आरआरबी पीओपी का, तो अब 45 मिनट्स आपके पास है, आपने सोचा होगा कि यार 22 मिनट इसको दे देंगे रीजनिंग को, या 22 मिनट मैथ्स को, या 23 मिनट या 22 मिनट, इस तरीके से जो भी ऑर्डर हो आपका, मैथ्स या रीजनिंग किसी को दे देंगे, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा टोटल 45 मिनट्स। लेकिन एट द एंड आप लोगों को ये पता चलता होगा कि हम लोगों का जो कुछ समय है ना वो एक्स्ट्रा पता नहीं कब कहाँ कैसे हमारे हाथ से फिसल गया या निकल गया, ठीक है। तो उसके पीछे एक्चुअली मेन बात क्या है ना कि सिस्टम का थोड़ा सा वहां पे त्रुटि रहता है या प्रॉब्लम रहता है, या चाहे जो भी कर सकते हैं, और आपका जो खुद का एक मेंटल स्टेट रहता है, प्रेशर ना झेल पाने की वजह से, या चाहे जो भी है, उसके वजह से आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो थोड़ा सा चला ही जाता है, और ये जाएगा, इस बार भी जाएगा, आगे आने वाले समय में भी जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट खेलना है। अब स्मार्ट कैसे खेल सकते हैं, स्मार्ट खेलना है बोलने का मतलब एक स्मार्ट अप्रोच आप लोगों को अपनाना है, ठीक है ना, स्मार्ट माइंडसेट के साथ। क्या कर सकते हैं कि आप लोग पहले से ही ऐसा डिसाइड कर लें या डिस्ट्रीब्यूट कर लें कि चाहे वो रीजनिंग हो या चाहे वो मैथ्स हो, आप लोगों को 20 मिनट का जो है वो टारगेट सेट करना है कि 20 मिनट्स रीजनिंग को देना है, 20 मिनट्स मैथ्स को देना है, ठीक है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी है प्रैक्टिकल। आप लोग इसको अभी इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचता है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो भी मॉक देंगे उसमें सबसे पहले आप लोग इस चीज को अटेम्प्ट करने का या इंप्लीमेंट करने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से मतलब इसी ऑर्डर में आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा कि पहले 20 मिनट रीजनिंग को दे दें, 20 मिनट फिर मैथ्स को दे दें, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपके पास बचा हुआ 5 मिनट रहेगा ना, वो जिस भी सेक्शन में आपका ज्यादा कमांड है, ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस भी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम कम होता है, उसमें फिर वो आप डिवोट कर दीजिएगा, वो टाइम एक्स्ट्रा जो बचेगा वो आप उसमें दे दीजिएगा। अब ये 5 मिनट में से हो सकता है कि 2 ही मिनट हो, या हो सकता है कि 3 मिनट हो, या 5 मिनट, अगर 5 का 5 मिनट रहे तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको वो वहां डिवोट करना है, ठीक है। अब बात किया जाए कि ये 20 मिनट और जो 20 मिनट है, ये तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि कितना टाइम आप लोगों को किस सेक्शन को देना चाहिए, ठीक है, स्टार्टिंग में, ताकि आप लोगों के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है, या पेपर आपका जो है वो गड़बड़ ना हो जाए या बर्बाद ना हो जाए, ठीक है। वैसे एक बात और, आप लोगों ने पहले भी बहुत बार ऐसा कोशिश किया होगा, मतलब स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो जिन लोगों ने कोशिश किया है बट वो उस कामयाब नहीं हो पाए हैं, ठीक है ना, उस कोशिश में। अब कौन सा कोशिश, कोशिश यही कि 22 मिनट और 23 मिनट का आप लोग मतलब इस तरीके से टारगेट सेट करते होंगे मॉक टेस्ट को जब आप लोग देते होंगे ना, कि 22 मिनट में आपको रीजनिंग करना है, 22 मिनट में मैथ्स करना है, या 23 मिनट में रीजनिंग करना है, या 23 मिनट में मैथ्स करना है, ठीक है, इस ऑर्डर में आप लोग करने की कोशिश करते होंगे।
बट क्या कभी भी आप लोग पूरी तरह से सफल हो पाते हैं 22 मिनट और 23 मिनट का जो टाइम है, जो टाइम फ्रेम है, उसको अचीव करने में? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपने सोचा था 22 मिनट और वो कब 24 हो गया, कब 25 हो गया, आपको पता ही नहीं चला? क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि जहां पर आपने सोचा था कि आप 22 मिनट दे ही देंगे या 23 मिनट दे ही देंगे, वो पेपर आपका, मतलब वो जो सेक्शन है वो आपका 18 मिनट, 19 मिनट, 20 मिनट में सॉल्व हो चुका है? लाइक अगर रीजनिंग का बात किया जाए तो थोड़ा सा पहले हो जाता है, क्योंकि इसमें मेंटल कैलकुलेशन कम करना पड़ता है, या कैलकुलेशन ही कम करना पड़ता है ना? रीजनिंग में आप लोगों को सॉल्व करना होता है ना, तो वहां पे थोड़ा सा कम टाइम लग जाता है कई बार। तो आप लोगों को अगर ऐसा महसूस हुआ है कि हाँ, जितना आप लोग सेक्शन के लिए टाइम अलॉट करने का कोशिश करते हैं, या जो अपने मन में टारगेट सेट करते हैं कि हाँ 22 मिनट और 23 मिनट इस तरीके से देना है, क्या आप लोग उसको खुद अचीव कर पा रहे हैं अभी तक आपने जितना मॉक दिया है उसमें? और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्रैक्टिकल देखिए, प्रैक्टिकल तरीके से देखिए कि किस सेक्शन में आपका जो टाइम है वो कितना लग रहा है ना? और वो लगने का वजह क्या है? आप लोग जो सोचे थे उसके ऊपर आप लोग पूरी तरह से अडिक्ट क्यों नहीं रह पाए? अडिक्ट बोलने का मतलब उसके उस बात पे आप लोग स्टेबल क्यों नहीं रह पाए? टाइम आगे कैसे बढ़ गया? 22 मिनट आप लोग सोचे थे 24 हो गया, 25 मिनट हो गया, 26 मिनट हो गया। उसका क्या कारण है? तो इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए, या प्रैक्टिकल आप लोगों का जो अटेम्प्ट करने का जो स्ट्रेटेजी है वो प्रैक्टिकल रहना चाहिए कि 20 मिनट टाइम सेट कर दीजिए, ठीक है ना? जो भी करना है 20 मिनट में करना है, उसके बाद दूसरे सेक्शन पे मूव कर देना है। जैसे कि रीजनिंग अगर आपने चूज किया पहले करने का कि हाँ पहले मैथ्स करेंगे, पहले रीजनिंग करेंगे, ये देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका कौन सा जो सेक्शन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिसको आप लोग जल्दी निपटा सकते हैं, या जहां पर अगर आप लोगों का थोड़ा सा अटेम्प्ट अच्छा हो जाए तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस और ज्यादा हाई हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो रीजनिंग और मैथ्स में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपको कोई भी बता रहा है कि हाँ पहले ये कर लीजिए, तो पहले ये कर लीजिए, लाइक पहले रीजनिंग कर लीजिए, लाइक पहले मैथ्स कर लीजिए, तो वो गलत है। वो कोई भी बंदा बता रहा है तो वो अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के अकॉर्डिंग बता रहा है। जैसे मेरा क्या है कि हमेशा हम जो है वो रीजनिंग को सबसे पहले मतलब करते हैं, ठीक है ना? मतलब मेरा टारगेट क्या रहता है कि हाँ सबसे पहले रीजनिंग को निपटा लो। मेरा रीजनिंग पे कमांड बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है? रीजनिंग का हमको समझ अच्छा है, कमांड अच्छा है। और मैथ्स मेरा थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि एवरेज है ना, एवरेज साइड पे है मेरा मैथ्स। तो इस वजह से हम मैथ्स को जो है वो जो आफ्टर रीजनिंग हम मतलब अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ये मेरा हो गया। अभी मेरे अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग है कि हाँ मेरा रीजनिंग अच्छा है तो चलो पहले रीजनिंग ही करेंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पर तो आप लोगों का जो सेक्शन वाइज टाइम है वो तो यहाँ पे गिवन नहीं है। आप लोगों का एक ओवरऑल टाइम जो कंपोजिट टाइम होता है वो दिया गया है 45 मिनट्स का। अब उसके बाद इस तरीके से आप लोगों को ये खुद ही डिसाइड करना होगा, या आप लोगों ने अभी तक डिसाइड कर लिया होगा। 7 दिन के बाद, 8 दिन के बाद एग्जाम है, अगर आप लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं तो फिर प्रॉब्लम वाला बात है, मुश्किल है बहुत, ठीक है ना? थोड़ा सा आप लोगों को इतना मैच्योर होना पड़ेगा कि एग्जाम से 1 महीना, 1.5 महीना, या कम से कम 20 दिन पहले आप लोग को ये पता चल जाए कि हाँ किस सेक्शन को कितना टाइम देना चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन में हम बेस्ट हैं, किस सेक्शन में हम लोग स्ट्रांग हैं, कौन सा सेक्शन हमारा अच्छा है, किस टॉपिक में हम लोग स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वीक है, किस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को हम लोगों को फिर से रिवाइज करने का जरूरत है, या नहीं आता है वो टॉपिक तो उसको कवर करने का जरूरत है, उसको उसका फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने का जरूरत है, फिर मॉक में वो क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसको बना पा रहे हैं कि नहीं, ये देखने का जरूरत है। ये सब जो भी है ना, ये आपको एग्जाम से कम तो 20 दिन पहले आ जाना चाहिए, 20 दिन पहले तक। क्योंकि एग्जाम से पहले जो भी लगभग 15 से 20 दिन का टाइम होता है, ये पूरी तरह से प्रैक्टिस के लिए होता है, पूरी तरह से प्रैक्टिस के लिए। और ये जो प्रैक्टिस होता है ये फाइनल प्रैक्टिस होता है, ये टेस्ट मैच वाला प्रैक्टिस नहीं होता है, ये फाइनल प्रैक्टिस होता है। यही जो प्रैक्टिस है इसके बाद हम लोग को डायरेक्ट वनडे खेलना है, ठीक है? डायरेक्ट वनडे या मतलब डायरेक्ट जो है वो रियल एग्जाम देना है, ठीक है? तो 15 से 20 दिन पहले कभी भी आप लोग इस स्ट्रेटेजी को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग नाकाम साबित हो जाएं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल भी हो जाता है, ठीक है? अब उसके बाद आप लोगों का जो रीजनिंग हो गया, मान लेते हैं कि अगर आपने पहले रीजनिंग ही करने का सोचा, तो रीजनिंग में आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है कि डुएबल क्वेश्चंस को करना है। फिर उसके बाद आपको मूव करना है पजल्स पे। अब डुएबल क्वेश्चंस में आपको जो भी इनइक्वालिटी हो गया, सिलोगिज्म हो गया, या ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गया, ठीक है, जिसमें आपका अल्फाबेट हो गया या न्यूमेरिक सीरीज हो गया या अल्फाबेट ओनली हो गया, है ना? तो ये सब जो भी ये कहीं ना कहीं डुएबल टॉपिक्स होते हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग सही तरीके से अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, तो आप लोग जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं है तो फिर कितना भी इजी क्वेश्चन है आप लोग उसे जल्दी नहीं कर पाएंगे, आपको उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा ही लगेगा, ये ज्यादा लग जाएगा टाइम, ठीक है ना?
जितना टाइम उस क्वेश्चन में लगना चाहिए था उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ले, तो उसे आप लोगों को ज़्यादा लग जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि आपका उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, आपने उस क्वेश्चन के ऊपर या उस टॉपिक का एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं किया है। अब जब आप किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें आप लोग स्लो रहेंगे, चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो, चाहे वो पजल हो या जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हो, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले डुएबल क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को पजल पे मूव करना है, ठीक है। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन जो जैसे कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का हो गया या सिलॉग्स का हो गया या कोई भी क्वेश्चन को मान लेते हैं, उसमें आप लोग मतलब जनरल सा बात किया जाए ना, तो बहुत ही एक कॉमन मिस्टेक जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं, इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन में कहीं पे लिखा रहता है कि आप लोगों को बताना है फॉल्स, आप उसके अकॉर्डिंग बता देते हैं कि हाँ कौन सा जो है ट्रू होगा। इंस्ट्रक्शन में कहीं बताना है कि हाँ इनमें से दिया गया कौन सा नहीं होगा, आप लोग बता देते हैं कि हाँ कौन सा होगा। ऐसा ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ? अगर आप लोगों के साथ ऐसा सच में प्रॉब्लम होता है, मिस्टेक होता है, ये सिली मिस्टेक होता है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग यस लिख दीजिएगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है ना। प्लीज आप लोग इंस्ट्रक्शन को पढ़ा कीजिए। इंस्ट्रक्शन को आप लोग मतलब मोस्टली कैंडिडेट्स क्या समझते हैं ना कि इंस्ट्रक्शन जो होगा वो तो कॉमन ही होगा, बिकॉज उस क्वेश्चन में ऐसा था तो इसमें भी वही होगा, है ना। ऐसा सोचते हैं, ऐसा उनको एक मतलब बन जाता है। तो इस तरीके से आपको जो है नहीं देखना है, आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। अगर आप लोग चीज़ों को धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, बारीकी पे आप लोग मतलब काम करेंगे, तो आप लोगों का इंप्रूवमेंट सच में बहुत बेहतर ढंग से होगा और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। छोटा छोटा आप लोग जो चीज़ों को छोड़ देते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे आप लोग जो नज़र नहीं देते हैं, गलती वहीं पे होता है। और यही कारण है कि आप लोगों का अटेम्प्ट नहीं बढ़ता है, या तो जो क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया वो गलत हो जाता है। गलत होने के पीछे क्या कारण है? क्या तो आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं, सही से पढ़ा नहीं, पढ़ के आपको समझ नहीं आया। क्वेश्चन में बोला गया था ए निकालने, आपने बी निकाल दिया, है ना। या क्वेश्चन में बोला गया था कि इसका ऐड करना है, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये सब जो भी है ये सिली मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा नहीं, उसको या तो समझा नहीं, ठीक है। या कई बार एक और सिली मिस्टेक क्या हो जाता है कि जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया, अटेम्प्ट लेने के बाद क्वेश्चन सही हो गया, आपने बना दिया, सही बना, उसका आंसर आ गया। जल्दबाजी में आप लोग जो आंसर को टिक करते हैं उसमें आप लोगों ने अगर जो भी आपका लाइक मान लेते हैं कि कोई आंसर है 24, ठीक है ना, कि किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो 24 है और ये हमारा ऑप्शन बी में है, आप लोगों ने ऑप्शन सी को टिक कर दिया और आप लोग मतलब मूव नेक्स्ट होता है ना कि नेक्स्ट एंड सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट मतलब ये होता है कि हाँ सेव कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। आप लोग मतलब ऐसा कर दिए, या जो ए पे था बी पे कर दिए, बी वाला को एक एक चूज कर दिए। जल्दबाजी में ऐसा होता है, ये जल्दबाजी में होता है ना, मतलब होता है, मोस्टली लोगों से ऐसा होता है, इवन कभी कभी मेरे से भी हो जाता है, ठीक है। जो भी सच है वही मैं बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा सा वहां पे टाइम लेना है। अब एक बात बताइए, जब आप लोग क्वेश्चन को सही बना के भी गलत ऑप्शन टिक करेंगे तो ऐसा में एग्जाम कैसे निकलेगा? और दूसरी बात क्या है कि हो सकता है कि ज्यादा इससे असर ना पड़े एग्जाम पे आपके या कट ऑफ पे, बट फिर भी क्या ये सही है? यार हम 2 सेकंड एक्स्ट्रा लेंगे, 4 सेकंड एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन कम से कम ऑप्शन को ढंग से टिक करेंगे, सही टिक करेंगे। क्वेश्चन को मेहनत करके बनाए हैं, है ना, उसके बाद हम गलत ऑप्शन टिक कर दिए तो फिर ऐसा प्रैक्टिस का, ऐसा पढ़ाई का, ऐसा मार्क करने का क्या फायदा? ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा छोटी छोटी चीजों पे वर्क करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका मैथ्स हो गया, तो मैथ्स में भी आप लोगों का जो भी स्पीड मैथ्स हो गया, लाइक आपका सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। पीओ के एग्जाम में आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन देखने को मिलता है, क्लर्क के एग्जाम में आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन को आप लोगों को मतलब पहले करना है और उसके बाद आप लोगों का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेट अगर आता है, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेट आपके शिफ्ट में आता है, आप में से मतलब किसी की शिफ्ट में आता है, तो सबसे पहले आपका जो पेपर को अटेम्प्ट करने का सीक्वेंस होना चाहिए मैथ्स का, वो होना चाहिए कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन या जो भी वो अप्रोक्सीमेशन है वो करेंगे, उसके बाद फिर जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना चाहिए कि जो भी अगर आपका नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर सीरीज, तो उसे आप लोगों को अटेम्प्ट लेना चाहिए, ठीक है। और अगर रॉन्ग नंबर सीरीज है तो रॉन्ग नंबर सीरीज में पता है क्या, आपको थोड़ा सा स्मार्ट खेलना होगा, मतलब आपका स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं? रॉन्ग नंबर सीरीज जो है ना, कई बार ऐसा होता है कि अगर 5 क्वेश्चन का सेट है तो वो हमारा कई बार 5 क्वेश्चन के लिए 6 मिनट, कई बार 7 मिनट भी या 5 मिनट ले लेता है, बिकॉज 5 क्वेश्चन है तो उसमें से 3 क्वेश्चन जो होगा वो हो सकता है कि वो बन जाए, आपको पैटर्न देखते ही समझ में आ जाए, जिसको आप लोग मतलब कह सकते हैं कि 1.5 मिनट 2 मिनट या 2.5 मिनट में निकाल ले, ठीक है।
लेकिन जो वहां पे 2 क्वेश्चन होगा या मे बी हार्डली 3 क्वेश्चन होगा, उसका पैटर्न आप लोग जल्दी से फिगर आउट नहीं कर पाए, जल्दी से फाइंड आउट नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए कि इसका पैटर्न है क्या, है ना। तो उस कंडीशन में आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट दे देते हैं, तो वहां पे आपका जो समय है, जिस क्वेश्चन में उतना नहीं लगना चाहिए था, वो वहां पे समय आपका चला गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। तो जो समय आपका एक्स्ट्रा चला गया, उस समय में आप किसी एक ऐसे क्वेश्चन को कर सकते थे जो आपका मतलब 2 नंबर वहां से निकाल देता। 2 नंबर बोलने का मतलब फटाक फटाक आप उतना देर में 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, 2.5 मिनट में आप 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, या कई बार 2 मतलब 2 क्वेश्चन ही मान के चलते हैं एवरेज, आप लोग अर्थमेटिक का कर सकते हैं अगर आपका अर्थमेटिक किया हुआ है तो, ठीक है। तो जो रॉन्ग नंबर सीरीज है उस पे आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है कि फटाक फटाक बोलने के लिए जल्दी जल्दी आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिसमें आप लोगों को पैटर्न जो है वो देखते ही क्लिक करे। जहां पे भी देखते हुए आपका 20 से 30 सेकंड में पैटर्न जो है वो क्लिक नहीं करना है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि उसको मार्क फॉर रिव्यू करना है, उस क्वेश्चन को, उस रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन को या सेट को, अब फटाक से मतलब आगे बढ़ जाना है, ठीक है, कि चलो अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब उसके बाद एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आपका 40 क्वेश्चन का मैथ्स है या जो भी मतलब क्वांट है, ठीक है, उसमें से जरूरी नहीं है कि आप 40 में 40 बनाएं, ये पीओ का एग्जाम है ना। अगर पीओ का एग्जाम का बात किया जाए तो इसका अगर एवरेज हम लोग कट ऑफ मानेंगे तो 55 प्लस मान लेते हैं, ठीक है। हर स्टेट का अगर मिला लिया जाए ना तो एवरेज एवरेज का बात कर रहे हैं। ऐसे तो कट ऑफ आई थिंक लास्ट ईयर किसी स्टेट का शायद 63 या 64 गया था, ठीक है, सबसे हाईएस्ट था वो। आरआरबी पीओ प्री के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना होगा कि पूरा तो क्वेश्चन करना ही नहीं है 80, है ना। आप एक बात बताइए, आपको प्री का एग्जाम निकालना है और आप 80 में 80 करके मतलब क्या तीर मार लेंगे, क्या कर लेंगे, क्या आपका सैलरी बढ़ जाएगा। आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है ना, कट ऑफ क्लियर करना है। अब कट ऑफ क्लियर कैसे होगा, अगर आप लोग जो आपका 80 क्वेश्चन है आउट ऑफ 80, अगर आप लोग 60 60 प्लस या 65 तक या 65 प्लस, अगर पेपर इजी आ गया तो 65 प्लस, अगर आप लोग वहां तक का टारगेट रखते हैं या उस टारगेट को अचीव कर लेते हैं। टारगेट रखना नहीं है, टारगेट रखेंगे तो आप लोगों के दिमाग में चलते रहेगा कि इसको अचीव करना है, इसको हमको किसी भी तरीके से जो है पहुंचना ही है, यहां तक कवर करना है। उस कंडीशन में फिर क्या होगा कि आप पैनिक कर जाएंगे, अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो क्वेश्चन आप बना सकते हैं वो भी बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो पूरा का पूरा मतलब ओवरऑल जो पेपर है उसका लुटिया डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिंपली ऐसा करना है कि आपको ऐसा थॉट मतलब ऐसा मतलब आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ पीओ प्री का पेपर है। इस कंडीशन में क्या करना है कि पूरा तो पेपर हमको करना ही नहीं है, पूरा तो क्वेश्चन कभी बनाना ही नहीं है। क्यों, पूरा क्वेश्चन बना के आपको कौन सा जल्दी नौकरी मिल जाएगा। आपका जो फाइनल रिजल्ट भी अगर आएगा, अगर आपका प्री क्लियर हो जाता है, मेंस क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू देंगे, तो जो 1 जनवरी 2024 को ही फाइनल रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद ही आपका ज्वाइनिंग होगा ना। तो क्या मतलब, और वैसे भी प्री का जो स्कोर रहता है वो तो आपका ओनली क्वालिफाइंग रहता है, प्री में आपका जो भी मतलब स्कोर रहता है ना वो पूरा की तरह से बस कट ऑफ क्लियर कीजिए, नेक्स्ट पेज में पहुंचिए, जो नेक्स्ट आपका जो है ना मेंस का उसमें पहुंचिए, बस उसके लिए है। ये काउंट भी नहीं होगा, कहीं ऐड भी नहीं होगा, तो क्यों आपको इसके लिए ज्यादा माथापच्ची करना, क्यों माथापच्ची करना। क्यों ना हम लोग बस स्मार्ट वर्क करेंगे, यार कट ऑफ क्लियर करना है कोई बात नहीं, चलो लाओ कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग बस आप लोग तैयारी कीजिए। अब दिमाग में यहाँ पे क्या रहता है कि मॉक टेस्ट में 80 क्वेश्चन है, या मतलब ऐसा मैं लोगों को देखता हूँ एकदम मतलब किए जा रहे हैं, कहते 65 प्लस हमको नहीं आ रहा है, 70 प्लस नहीं आ रहा है, 62 प्लस नहीं आ रहा है। अरे तुमको 62 प्लस करके करना क्या है भाई। तुमको जब पता है कि तुम्हारे स्टेट में अगर कट ऑफ 58 गया था, तो मॉक टेस्ट में अगर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का मॉक टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम 58 प्लस या 60 प्लस 62 प्लस या 65 तक पहुंच रहे हो, तो तुम बहुत अच्छा प्रैक्टिस तुम्हारा है ना, तुम्हारा एग्जाम पक्का निकल जाएगा। बस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखो, दिमाग में निगेटिव थॉट को मत लाओ, जो भी मतलब थॉट है ऑलरेडी उसको जाके मतलब कहीं नाली वगैरह में बहा दो। लेकिन नहीं, हम लोग तो मतलब क्या बताएं मतलब वो नहीं होता है कहावत कि खुद के परेशानी की वजह से हम लोग खुद ही जिम्मेदार बैठे हैं, तो वो वाला मतलब एक्चुअली यहाँ पे कहानी बैठ जाता है या कहानी आ जाता है। हम लोग खुद ही अपने आप को है ना कोसने लगते हैं या परेशान करने लगते हैं, बेकार का मतलब क्रश करने लगते हैं, करे यार हमारा स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, दूसरा का तो स्कोर इतना आ रहा है। स्कोर दूसरा का कितना आ रहा है, पहली बात आप लोगों को अभी जब एग्जाम का टाइम है उसमें तो आप लोगों को ये देखना ही नहीं चाहिए। जब आपका एग्जाम करीब आ रहा है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो आप लोगों को ये चीज बिल्कुल नहीं देखना चाहिए कि दूसरा का स्कोर कितना आ रहा है। उससे आप लोग और ज्यादा पैनिक करेंगे, आपका प्रेशर जो है वो और ज्यादा बिल्ड होगा, आप लोग और ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। आपने जो पढ़ा है, आपका जो टॉपिक कंप्लीट है,
आपका जो प्रैक्टिस आपने किया है, आपका जो भी स्पीड है, जो भी एक्यूरेसी है, आपका तो अटेम्प्ट उसके अकॉर्डिंग ही होगा ना। और जो भी आपका अटेम्प्ट होगा, अगर एक्यूरेसी अच्छा रहा, 100% रहा, तो वही स्कोर आपका आएगा। ठीक है। तो दूसरा का स्कोर से आप क्या सीख लेंगे, क्या समझ लेंगे, ये सवाल है। सोच के देखिए। क्या आपको नहीं लगता है कि दूसरा का स्किल्स, जो भी आप लोग स्कोर वगैरह देखते हैं, उससे आप लोगों का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। आप लोग सोचते हैं कि अरे उसका तो इतना आ रहा है, मेरा इतना क्यों नहीं आ रहा है। अब दूसरी बात, हो सकता है कि जिसका भी आप लोग स्कोर देखते हैं, अगर उसका स्कोर जितना भी ज्यादा आ जाए, कुछ भी नंबर हो उसका स्कोर का, क्या आपने सच में उतना मेहनत किया है? अगर वो बंदा जेन्युइन है तो, अगर उस बंदे ने जेन्युइन तरीके से मॉक को दिया है और उसका बिल्कुल जो रियल या जेन्युइन स्कोर है वो अगर आ रहा है, तो क्या आपने सारा टॉपिक को कंप्लीट किया है? क्या आपने उतना प्रैक्टिस किया है? अगर जब आपने प्रैक्टिस पूरी तरह से नहीं किया है, पूरे टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है, आपका बेसिक पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपका अटेम्प्ट कम रहेगा। अटेम्प्ट कम रहेगा तो स्कोर कम रहेगा। तो क्यों कंपेयर करना किसी से, या किसी का देखना ही क्यों? कंपेयर नहीं करेंगे चलो कोई बात नहीं, किसी का देखना भी क्यों? अभी मैंने देखा ऐसे बहुत सारे एक्चुअली कैंडिडेट्स वगैरह हैं जो लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं, ठीक है। वो लोग अपना मतलब मॉक स्कोर और परसेंटाइल वगैरह शेयर किए जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स उसको देखते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, बेचारे परेशान होते हैं। एक तो वैसे मतलब बेवकूफ़ों को इस तरीके से शेयर नहीं करना चाहिए। एक्चुअली वो शेयर मतलब पता नहीं क्यों कर रहे हैं, वो कौन सा भला कर लेंगे अपना स्कोर शेयर करके दूसरों के साथ। बोलने का मतलब दूसरों के साथ शेयर करके, वो भी इस मोमेंट पे जब उनको पता है कि हाँ जिनका नहीं आएगा वो बेचारे पैनिक कर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। उनको तो ऐसा लगेगा कि आज तक उन्होंने कुछ पढ़ाई ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनका स्कोर उनके जितना नहीं आ रहा है। देखिए बात क्या है ना कि एक्चुअली मॉक टेस्ट वगैरह, स्कोर वगैरह, ये सब एक ऐसा टॉपिक है जिस पे वीडियो एक्चुअली व्यूज बहुत थोड़ा सा मतलब जनरेट होता है। लोग मतलब देख ही लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, अट्रैक्टिव है ना ये सब टॉपिक। लगता है कि चलो देखते हैं सब कितना आया, कैसे आया, क्या बोलता है या क्या बोलती है ना। तो ये सब एक्चुअली एक स्टूडेंट के माइंड में चलता है, खासकर एक ऐसा स्टूडेंट के माइंड में जिसका कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत कम है। ये सब काम वही करते हैं ज्यादातर जिनका प्रैक्टिस कम होता है। मतलब जो लोग देखते हैं ये सब वीडियोस को ना, वो स्टूडेंट इस कैटेगरी के होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कमी रहता है, बेसिक में थोड़ा सा कमी रहता है, प्रैक्टिस कम करते हैं। और वो सोचते हैं कि किसी भी रैंडम पर्सन का हम वीडियो देख लें, या वो हमको कुछ ऐसा बता दे, कुछ जड़ी बूटी दे दे, जिससे मेरा 10 दिन के बाद आने वाला जो एग्जाम है उसमें हम पूरा फतेह हासिल कर लें। मतलब हम 10 महीना में हमको जो मेहनत करना चाहिए था, वो हम बस 10 दिन का मेहनत में करके मतलब झंडा गाड़ दें। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये संभव नहीं है। ये बस खुद को मूर्ख बनाने वाला बात है। ठीक है। अब एक्चुअली मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप लोगों का स्कोर, अगर आप लोगों का मॉक में स्कोर मान लेते हैं एक एवरेज, कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा मतलब इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे, अगर 55 प्लस, या कह सकते हैं कि कुछ कंडीशन में 50 प्लस भी आ रहा है, अगर उस मॉक का लेवल थोड़ा सा टफ है या मॉडरेट है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, हल्का सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, डीआई वगैरह थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, या थोड़ा सा डिजिट वगैरह जो है वो कैलकुलेटिव है ना, अर्थमेटिक में भी आपका वेरिएबल बेस्ड ज्यादा है, नंबर सीरीज कह सकते हैं थोड़ा सा बड़े डिजिट का है, तो उस कंडीशन में आपका जो टाइम है वो लगेगा ही लगेगा, और वो पेपर जो है वो आपका फिर मॉडरेट साइड पे चला जाता है। और अगर आपका मॉडरेट पेपर के अकॉर्डिंग मॉक में, मतलब अगर मॉक आप लोग जो दे रहे हैं उसमें 50 प्लस स्कोर आ रहा है, या 50 प्लस अटेम्प्ट हो रहा है, 53 हो रहा है, 57 हो रहा है, या 60 हो रहा है, 55 प्लस हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। ठीक है। तो इससे आप लोगों को परेशान नहीं होना है, खुद से डिमोटिवेट नहीं होना है, प्रैक्टिस बस करते रहना है। ठीक है। और सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको लोगों को रीजनिंग का बता ही दिया। तो स्पीड मैथ्स में एक्चुअली आप लोगों को वो करना है, और मतलब कि पहले अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, फिर आपका जो नंबर सीरीज का होगा वो करना है। नंबर सीरीज में भी जो पैटर्न आपको फटाक फटाक मतलब पता चले, देखते ही क्लिक कर रहा है कि हाँ इसमें स्क्वायर हो रहा है, इसमें क्यूब हो रहा है, इसमें स्क्वायर प्लस माइनस 1 हो रहा है, ठीक है। अगर ये सब आपको जो कॉमन कुछ पैटर्न हो गए वो अगर पल्ले पड़ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, देख के बुझा रहा है, वो करना है। अदरवाइज आपको मार्क पर रिव्यू करना, आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा जो डीआई है वो थोड़ा सा डुएबल है, किस डीआई में आपको जो डेटा को इंटरप्रीट करना है ना, तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब जल्दी निकल जाएगा।
और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन का सेट या 6 क्वेश्चन का भी सेट आप लोगों को डीआई देखने को मिलता है कि जो डीआई है वो 6 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो उसमें जो भी क्वेश्चन है वो थोड़े से लेस कैलकुलेटिव हैं, मतलब जल्दी सॉल्व होने वाला है, तो वो सब क्वेश्चन को आप लोग मतलब वन गो में ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा डीआई आ जाए जिस डीआई को करने में ही आपको 7 से 8 मिनट लगेगा, ऐसा हुआ था लास्ट ईयर पेपर में, ऐसा हुआ था, ठीक है, लास्ट ईयर आरआरबी पीओ प्री के पेपर में भी ऐसा हुआ था। तो अगर मान लेते हैं कि कोई पेपर या कोई शिफ्ट आपका ऐसा आ जाए जहां पर, या कोई मॉक भी ऐसा आ जाए जिसमें डीआई को करने में ही आपका 5 से 7 मिनट जा रहा है, तो फिर उस डीआई को आप लोग मार्क और रिव्यू करके रखें, उसको फिर आप लोग बाद में सॉल्व करें, ठीक है। अब ये आपको तभी पता चलेगा कि कौन सा जो डीआई है वो डुएबल है, कौन सा डीआई जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, जब आपका प्रैक्टिस ज्यादा रहेगा। आपको पता होगा कि हाँ किस डीआई का क्या लेवल है, जहां पर आपको डीआई का जो भी आप लोगों को डेटा निकालना होता है, ठीक है, वो अगर आप लोग देखते ही समझ जाते हैं कि अच्छा इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका रेशियो इतना है, तो इसको इस तरीके से जोड़ घटाओ गुना भाग जो भी है वो कर देंगे तो तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड जितना भी 5 या 6 सेट का क्वेश्चन है, तो वो आप लोग मतलब देखेंगे तो पता चलेगा अच्छा इसमें ज्यादा हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, जितना भी डेटा हम लोगों ने इंटरप्रेट किया है, जो भी डेटा हम लोगों ने निकाला है उस पे ही खिलना है, मतलब उसको ही बस यूज करके छोटा छोटा कैलकुलेशन है वो हम लोग मतलब बना लेंगे। तो वो जो डीआई है वो आपका 3 मिनट 3.5 मिनट या हार्डली 3 मिनट मान लेते हैं एक एवरेज स्टूडेंट के टाइम के अकॉर्डिंग वो आपका लगेगा, और वो आप लोग फिर उस कंडीशन में बनाते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज जो क्वेश्चन में आपका ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, कि पहले डेटा भी इंटरप्रेट करने में हमको 2 मिनट लग रहा है, 1.5 मिनट लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी थोड़ा सा लेंदी लेंदी है, बड़ा बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें 2 3 4 5 मतलब 4 5 या 6 मिनट चला ही जाएगा, उसको थोड़ा सा मार्क को रिव्यू कर दीजिए, बाद में अटेम्प्ट कीजिए। और फिर जो अर्थमेटिक का क्वेश्चन हो गया तो वो आप लोग देखिए। अब अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज्यादातर कौन कर पाएंगे, जिनका अर्थमेटिक पे कमांड होगा। अर्थमेटिक के कम से कम उन टॉपिक्स को, जिन टॉपिक्स को आपने पढ़ रखा है, आपने उसका प्रैक्टिस कर रखा है, वो क्वेश्चन अगर आपका मॉक में या एग्जाम में आएगा तो उन क्वेश्चन को आप लोग बना पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का अर्थमेटिक वीक है तो फिर आप लोगों का थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज हो सकता है कि जो डीआई हो वो अर्थमेटिक बेस्ड आ जाए, कोई भरोसा नहीं है ना पेपर का। अब उसके बाद जो डीआई है वो थोड़ा सा इतना कैलकुलेटिव आ जाए कि आप लोग उस डीआई को भी, अगर 5 क्वेश्चन का सेट है, 6 क्वेश्चन का सेट है, अगर उसमें आप लोग सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बना पाए, ऐसा भी होता है कि 2 ही क्वेश्चन को बना पाए, 3 क्वेश्चन बना पाए, तो उस कंडीशन में आपको फिर अर्थमेटिक को क्वेश्चन को बना के बैलेंस करना पड़ेगा ना पेपर को, कि आपका कम से कम इतना अटेम्प्ट ओवरऑल हो जाए जिससे आप लोगों का जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद एक बात और, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है ना कि जैसे कि नंबर सीरीज से कोई क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का मतलब 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन में से दिमाग में हमारे क्या रहता है, ज्यादातर कैंडिडेट्स के या मतलब मोस्टली लोगों के, कि अरे 5 क्वेश्चन है तो पांचों को पांचों बना देंगे। अरे पांचों को पांचों क्यों बनाएंगे भाई, जब तुमसे 4 क्वेश्चन जल्दी बन रहा है तो 4 क्वेश्चन को बनाओ, एक क्वेश्चन को छोड़ो आगे बढ़ो, वो क्वेश्चन साला भार में जाए। ऐसा नहीं छोड़ेंगे, नहीं ऐसे कैसे छोड़ देंगे, हम सारा बना देंगे, ठीक है ना। ये आप लोग यहाँ फंस जाते हैं। अप्रोक्सीमेशन में भी अगर 10 क्वेश्चन मान लेते हैं कि आप लोगों का अप्रोक्सीमेशन आ जाए, उसमें से हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपका जो है वो ज्यादा टाइम टेकिंग हो या कैलकुलेटिव हो, तो फिर वहां पे आप लोगों को उस टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोग 8 क्वेश्चन को बनाइए, 7 क्वेश्चन को बनाइए, 9 क्वेश्चन को बनाइए, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो, टाइम टेकिंग हो, कैलकुलेटिव हो, उसको मार्क पर रिव्यू करके आगे बढ़ते रहिए, इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कीजिए। डीआई में भी ऐसा होता है ना कई बार कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, ज्यादा कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। और खासकर अगर कॉमन डीआई का भी बात किया जाए जो थोड़ा सा लेस कैलकुलेटिव या लेस, जिसमें आप लोगों को डेटा को इंटरप्रेट करना होता है, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपको बोल दिया जाता है कि कोई भी चीज निकालें तो उसमें जो भी टोटल है ना उसका आप लोगों को बताना है वैल्यू। तो जहां पर भी टोटल, तो टोटल वाला जहां पर भी आता है वहां आप लोग को थोड़ा सा ज्यादा जोड़ना पड़ता है या ज्यादा गुना करना पड़ता है, ज्यादा डिवाइड करना पड़ता है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो उस कंडीशन में क्या करें, उस क्वेश्चन को उस टाइम के लिए स्किप कर दें, मतलब मार्क को रिव्यू करें फिर आगे बढ़ जाएं। बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है ना, तो फिर जो भी क्वेश्चन को आपने मार्क को रिव्यू किया था फिर आप लोग उसे सॉल्व कीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों को पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए या मॉक को भी अटेम्प्ट करना चाहिए, आप लोगों को फायदा जरूर होगा। जिन टॉपिक को आपने पढ़ा नहीं है, अब उन टॉपिक को एक्चुअली बेकार का फिर टाइम देने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज कम टाइम में आप लोग फोकस के साथ, इफिशियंसी के साथ, इफेक्टिव वे में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। माइंड पे प्रेशर है ना, कि 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद एग्जाम है, एग्जाम में क्या होगा, उनको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनको तो पता ही नहीं चल रहा होगा कि हाँ कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, कैसा कैसे करना होगा, कैसे जाएंगे,
एंट्री कैसे होता है, उन लोगों को तो बहुत तरीके का चीज जो है वो माइंड में चलता है। फ्रेशर के साथ, बिगनर्स के साथ ऐसा होता है, ये कॉमन सी बात है। यहाँ कैसे सेंटर पे जाएंगे, सेंटर पे एंट्री कैसे होगा, कैसे कंप्यूटर मिलेगा, वहां पे अटेंडेंस कैसे लगेगा, है ना, किस तरीके से ऑपरेट करेंगे वहां पे, उनके साथ बहुत एक्चुअली पंगा होता है। ये सब बहुत ही कॉमन है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये सब सब कुछ एक्चुअली हो जाता है, ठीक है ना, सबके साथ सब कुछ होता है और सब कुछ हो जाता है, ठीक है, सब मैनेज हो जाएगा आपके साथ। बस आप लोग अभी जो भी मॉक दें, 7 दिन, 8 दिन, 6 दिन, आपका अगर 5 तारीख को है या 6 तारीख को है, ठीक है, तब तक के लिए आप लोग जो भी मॉक दें, तो उस कंडीशन में आप लोग इसी तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। जो भी मतलब मैंने बताया कि टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपका 20 मिनट का 20 मिनट का आप लोग इस तरीके से रख के देखिए। इससे आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम हॉल में फायदा होगा। क्यों? वहां पर जो सिस्टम है, आपको घर पे अगर आप लोग लैपटॉप पे देते हैं, कंप्यूटर पे देते हैं, तो यहाँ तो फटाक आपका जो प्रोसेसर है पूरी तरह से फास्ट चलता है। बट जो एग्जाम हॉल है ना, वहां पे जो आपको सेंटर मिलेगा, जो सेंटर आपका मतलब होगा, वहां पे जो आपको सिस्टम मिलेगा, वो थोड़ा सा लैग करता है। आप लोग जब वहां जाएंगे एग्जाम देने, तब आपको ये बात फील होगा, महसूस होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए जो मैंने बताया वो टारगेट थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, आप लोग इस तरीके से सेट कर सकते हैं टारगेट, ठीक है। और उसके बाद मान लेते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा सा 20 मिनट रीजनिंग को या मैथ्स को देने के बाद जो भी टाइम बचता है, टाइम है अगर आपके हाथ में, ठीक है, तो उन टॉपिक को या उन क्वेश्चंस को फटाक से कर लीजिए जो आपसे बन रहा हो, ठीक है। इतना छोटा सा तो बात है, ये कौन सा इसमें कोई अजूबा बात है। पेपर को इसी तरीके से करें, किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्स्ट्रा स्ट्रेस वगैरह खुद पे ना डालें या खुद पे नहीं लें। किसी और के मॉक स्कोर से खुद को कंपेयर मत करें, खुद को जज मत करें। दूसरा जो पढ़ा है वो अपने लिए पढ़ा है, वो अपना एग्जाम देगा, वो अपना एग्जाम क्लियर करेगा, ठीक है। आपने जो पढ़ा है वो अपने लिए पढ़ा है, आप अपना एग्जाम देंगे, आप अपना एग्जाम क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, टॉपिक पे आप लोगों का कमांड है, मॉक में भी अगर आप लोग अच्छा अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, अच्छा स्कोर बन रहा है, ठीक है, तो आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, है ना। बेकार का दूसरा बात के लिए या दूसरा के जो भी स्कोर्स वगैरह हैं उसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिलहाल कुछ दिन दूसरा का मॉक स्कोर वगैरह देखना बंद कीजिए, ठीक है, एकदम बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से। अगर आप लोगों को और कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप या मतलब कैसे क्या करना चाहिए और भी कुछ स्ट्रेटेजी वीडियो वगैरह अगर चाहिए, तो आप लोग मतलब मुझसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर आप लोगों को डिटेल में इस तरीके से ही वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।